आई एम विशेष हेयर एंड आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं यूनिट बायोटेक्नोलॉजी। तो इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास एक डीएनए था, हमने उसे क्या निकाली थी, अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करके पहले डीएनए को कट किया था और कट करने के बाद क्या निकाली थी, अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिजायरेबल जीन। तो जब हमने इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया था तो फिर हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ और भी फ्रेगमेंट्स कट हुए थे। डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट्स कट होने की वजह से क्या हुआ, हमें बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिल गए डीएनए के। और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें लेने के लिए, क्योंकि हमारा डीएनए जो होता है वो साइज में बहुत छोटा होता है, तो अपनी नेकेड आई से हमें खाली जीन ऑफ इंटरेस्ट हम उसको ऐसे ही नहीं निकाल सकते। तो उसको आइसोलेट करने के लिए हमें कुछ टूल्स का यूज करना होगा। और इन टूल्स को यूज करने के लिए हमें ये जो हमने आइसोलेट की है जीन ऑफ इंटरेस्ट अपनी, इसको आइसोलेट करने के लिए हम एक टेक्निक का यूज करेंगे जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हमारा आज का टॉपिक यही होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हमें अपनी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आइसोलेट करने के लिए जो हम टेक्निक यूज करने वाले वो क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी जीन होगी, हमारे जो फ्रेगमेंट्स हैं, हमारे जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मिले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद, जब हमने डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया तो हमें बहुत सारे डिफरेंट हमें सेगमेंट्स मिले। तो हमारे पास जो सेगमेंट्स है हमें उनको पता रहता है कि किसका क्या साइज है। जैसे इसका हमने मान लिया 80 डाल्टन साइज हो गया, इसका 90 किलो डाल्टन। तो सबके अलग अलग सेगमेंट्स के अलग अलग साइज होते हैं। तो फिर उन साइज के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या करेंगे, साइज के अकॉर्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अपनी जो जीन है उसको आइसोलेट करेंगे। तो जो हमने अपना डीएनए कट किया था उससे हमें डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मिले थे। डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को हमें अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट, उससे हमें क्या चाहिए, अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट। और सारा डीएनए जो है हमारे लिए वेस्ट है, हमारे लिए मेन क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, ये हमारा एक सेटअप होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ये हम सेटअप लेंगे, इसमें क्या होती है, यहाँ पे हम एक जेल यूज करते हैं, उसका नाम है आगार जेल। और ये आगार जेल जो है ये कहां से आया है, ये हम लेते हैं सीवीड से। सीवीड जो कि रेड एल्गीज है, रेड एल्गीज बनाती है आगार जेल। रेड एल्गीज आगार जेल बनाते हैं। और ये जेल हम कहाँ पे यूज करते हैं, अपने इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में। यहाँ पे मैट्रिक्स एज ए मैट्रिक्स यूज करते हैं। मैट्रिक्स मतलब कोई भी एरिया जो हमें प्रोवाइड करेगा वो मैट्रिक्स हमारी कौन होगा, आगार जेल यूज होगा। आगार जेल यूज करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, अपने जो डीएनए के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं वो यहाँ पे वेल्स बनाते हैं। हम आगार जेल को लेके इस ट्रे में, एक ट्रे होती है कुछ इस टाइप की, इस ट्रे में अपना आगार जेल यहाँ पर फिल करते हैं। और उस आगार जेल को फिल करने के बाद ये जो वेल्स होते हैं, इन वेल्स में क्या करते हैं, ये जो हमारे डिफरेंट डीएनए के फ्रेगमेंट्स है अलग अलग वेल्स में यहाँ पे हम इनको डाल देते हैं। और इनको डालने के बाद क्या करेंगे, हम एक तरफ हम क्या ज्वाइन करते हैं, जिस तरफ हमारे वेल्स होते हैं उस तरफ हम लगाएंगे कैथोड एंड उसके अपोजिट लगाएंगे एनोड। जिस तरफ हमारे वेल्स है उसमें हमने क्या डाला है, अपने डीएनए के फ्रेगमेंट्स डाले हैं और उसके अपोजिट साइड के लगाया एनोड। हमारे जो पॉजिटिवली चार्ज एनोड है, क्योंकि हमारा डीएनए जो है, डीएनए के पास कौन सा ग्रुप होता है, डीएनए के पास है हमारा फॉस्फेट। हमारी डीएनए की बैकबोन जो है वो किससे बनी हुई है, शुगर एंड फॉस्फेट से। तो फॉस्फेट ग्रुप के पास, फॉस्फेट की वजह से हमें क्या मिलेगा, डीएनए में नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या करेंगे, हमारे डीएनए जो है, जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराएंगे कैथोड एंड एनोड में, और यहाँ पे क्या होगा, बफर सॉल्यूशन होगा। इस ट्रे को, ये जो हमारी ट्रे होती है इसको हम रख देते हैं एक सेटअप में जिसमें क्या होगा, बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन में रखने के बाद जब हम कैथोड और एनोड में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो आयंस के मूवमेंट की वजह से क्या होगा, ये जो हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स है ये नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और नेगेटिव चार्ज डीएनए जो है वो हमारे कैथोड की तरफ
अट्रैक्ट होंगे। और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से है? फॉस्फेट ग्रुप, जो कि हमारे डीएनए में बहुत सारे फॉस्फेट्स प्रेजेंट है। डीएनए में जो हमारे शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप का बॉन्ड बना हुआ है उसकी वजह से हमारा है नेगेटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या करेंगे वो एनोड की तरफ मूव। तो जब ये हमारे डीएनएस मूव करते हैं, डीएनएस मूव करने के लिए ये जो अगार जेल है हमारा, अगार जेल क्या करता है, ये हमारे ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसमें सीविंग इफेक्ट देता है। ये हमारे बेल्स है और ये जो हमने यहाँ पे जेल डाला है, तो इसमें जेल्स में क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। जैसे छन्नी में बहुत सारे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, ऐसे ही इसी तरीके से बहुत सारे पोर्स होते हैं जेल में। जेल को हम क्या करते हैं? मोल्टन जेल लेते हैं, गरम जेल एकदम, उसको पहले ट्रे में डालते हैं। ट्रे में डालने के बाद क्या होगा? जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा तो हम ये बेल्स जो है खाली कर देंगे। बेल्स को खाली करने के बाद सारे में यहाँ पे जेल आ जाएगा। और जेल क्या है? जेल में हमारे पोर्स हैं, तो पोर्स की वजह से क्या देगा? ये सीविंग इफेक्ट, मतलब कि छन्नी की तरह यूज होगा। तो जो हमने यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स डाले हैं, कोई फ्रेगमेंट्स हमारा बड़ा होगा और जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो तो छोटी, जीन खाली एक जीन है तो फिर छोटी होगी। ऐसे ही बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हो गए, कोई बड़ा होगा, कोई जितनी ज़्यादा जिसकी लेंथ होगी। अगर हम छन्नी में से, किसी भी छन्नी में से हमारे जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो आराम से निकल जाते हैं। इसी तरीके से जब हम आगार जेल को, ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठंडा होने के बाद यहाँ पे इसमें पोर्स बन जाएंगे। और पोर्स से क्या करेंगे? जब हम यहाँ पे एनोड की तरफ ये मूव करना स्टार्ट करेंगे, डीएनए फ्रेगमेंट, जैसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे चार्ज जो है, यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए और इधर क्या है? कैथोड। तो फिर ये क्या करेंगे? डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे अट्रैक्ट होने के बाद। तो यहाँ मूव करना स्टार्ट करेंगे, पर मूव ये कब कर पाएंगे? जब ये पहले अपना रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पोर्स हैं इनके बीच में से ही, तो ये जो पोर्स हैं, जो लंबे वाले डीएनए हैं, उनको निकलने में डिफिकल्टी होगी, तो वो जो डिस्टेंस है कम कवर कर पाएंगे। जितना लंबा हमारा डीएनए होगा वो उतना ही पीछे, मतलब उतना ही डिस्टेंस कम कवर कर पाएगा, क्योंकि उसको फोर्स भी ज़्यादा चाहिए। जब वो उसकी लेंथ ज़्यादा है तो उसे फोर्स भी ज़्यादा चाहिए। नेगेटिवली चार्ज ज़्यादा होंगे, पर उनकी जो लेंथ है वो फोर्स की वजह से उनको रास्ता नहीं मिल पाएगा, तो फिर वो पीछे ही रह जाएंगे। और जो सबसे छोटा डीएनए होगा, जो सबसे छोटा डीएनए का पार्ट होगा, फ्रेगमेंट होगा, वो सबसे आगे मूव करेगा। तो ये इनकी डायरेक्शन किधर होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसलिए क्योंकि डीएनए जो है हमारा वो नेगेटिव है, और कैथोड की तरफ ये पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से अट्रैक्ट होके इधर मूव करेगा। और जो हमारे बड़े डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं जिनका साइज बड़ा होगा, वो क्या करेंगे? वो पीछे ही रह जाएंगे। और जो सबसे छोटे डीएनए होंगे वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। तो हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने क्या देखा है कि साइज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग अलग उनको डिफर कर पाएंगे, मतलब कि कोई पीछे रह जाएगा, जो पीछे रह जाएंगे वो सारे लंबे वाले, जो सबसे लंबे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो पीछे रहेंगे और सबसे छोटे वाले आगे आ जाएंगे। तो हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं उनको पता होता है कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं हमारे अलग अलग, उनका सबका कितना अपना वेट है और साइज है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट होगी उसका भी उन्हें पता होगा वेट क्या है और साइज क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो अपने साइज के अकॉर्डिंग उसको देखते हैं और क्या करते हैं? साइज के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे लेडर्स लगे होते हैं वेल्स के साइड में, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लेडर्स होते हैं जिन पे क्या होता है? मेंशन किया होता है कि यहाँ पे इतने साइज वाले डीएनए यहाँ पे आ चुके हैं। तो जो भी हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका साइज होगा, अगर हमारा यहाँ पे 80 किलो डाल्टन का हमने मान लिया, हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है 80 किलो डाल्टन की है और वो यहाँ पे इसके आसपास ही आएगी 80 किलो डाल्टन की, और यहाँ पे उसकी लेडर जो है ये वाली 80 किलो डाल्टन की, तो उसके आसपास होगी। तो हमें पता चल जाएगा इससे
कि जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कौन सी है, ये वाली है, क्योंकि यही किस वाले लैडर के पास आ रही है, जिसका साइज क्या है 80 किलो डाल्टन। पर ये जो हमने डिफर तो कर लिए, पर हमें ये विजिबल कैसे होंगे, क्योंकि ये तो छोटी तो अब भी है, जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत ही छोटी, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, न्यूक्लियस ही नहीं दिखता हमें, तो डीएनए और जीन कहाँ से ही दिखेंगे। तो फिर ताकि ये विजिबल हो जाए इसलिए हमें क्या करना होगा, पहले जो हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे इसको किससे हम स्टेन करेंगे, हमें स्टेन करना होगा इन्हें इथिडियम जब हमने ये वेल्स में डाले थे अपने डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो थे, उससे पहले ही हमें क्या करेंगे, इनको इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन कराएंगे। स्टेनिंग कराने की वजह से क्या होगा, जब स्टेनिंग कराने की वजह से ये इनको कौन सा कलर मिल जाएगा, ब्राइट ऑरेंज कलर मिलेगा। पर ये ब्राइट ऑरेंज कलर हमें तभी मिलेगा जब हम इसे यूवी रेज में एक्सपोज करेंगे। हमारे वाला प्रोसेस होने के बाद जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराने के बाद इन्होंने अपना जितना भी डिस्टेंस कवर किया, अब हमें ये देखना है कि हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कहाँ पर है, सारे फ्रेगमेंट्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। उनको विजिबल करने के लिए हमने उन्हें क्या किया था, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग कराई थी उनकी, ये जो हमारे फ्रेगमेंट्स हैं उनकी इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग कराई थी। और उसके बाद क्या करेंगे, ये डिस्टेंस कवर करने के बाद हम उनको यूवी रेज में एक्सपोज करेंगे। यूवी रेज में कुछ देर एक्सपोज करने के बाद क्या होगा, वो उनका कलर जो ऑरेंज कलर है वो ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स बन जाएंगे। यहाँ पे डीएनए बैंड्स बनेंगे, कौन से कलर के, ब्राइट ऑरेंज, जो कि अब नेकेड आई से हम देख सकते हैं। तो ये हम देख सकते हैं। फिर इसको क्या करते हैं हम, ये जो हमारे फ्रेगमेंट्स है, हमारी जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट होगी, जो भी हमें चाहिए उसको हम क्या करेंगे, नाइफ से या फिर किसी भी शार्प टूल से कट करके, जो ये हमारा जेल है उसको कट, क्योंकि अब ये सॉलिडिफाई हो चुका है तो इसको कट करके निकाल लेंगे। और ये कटिंग वाला जो प्रोसेस होगा, कटिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, इल्यूजन। जब हम आगार जेल से अपनी जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको किसी भी शार्प टूल, नाइफ या किसी से भी कट करके निकालेंगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे इल्यूजन। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा कि जो हमारे डीएनए है उनके जो फ्रेगमेंट्स है वो किस प्रिंसिपल पे, मतलब मेन पॉइंट क्या है हमारा, जो उनका साइज है वो ही हमें डिफर करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि जिनका बड़ा साइज था वो पीछे रह गए डीएनए के फ्रेगमेंट, और जिनका साइज छोटा था वो आगे आ गए। फिर क्या हुआ, हमारे जो छोटे साइज वाले डीएनए थे उनमें ही कोई हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट थी, तो हमें पहले से ही पता था कि जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका साइज क्या है, और यहाँ पे जो हमारी लेटर थी इनमें साइज मेंशन होता है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालेंगे, और निकालने से पहले हम क्या करेंगे, उनको यूवी रेज में एक्सपोज करेंगे ताकि वो क्या हो पाए, विजिबल हो पाए, हमारे नेकेड आई से विजिबल हो पाए। और वो फिर जब हम उनको यूवी रेज में एक्सपोज करेंगे तो क्या आएगा, हमारा ब्राइट ऑरेंज कलर आ जाएंगे। ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स बन जाएंगे यहाँ पे डीएनए के, कुछ इसी तरीके से जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ऐसी बैंड्स बन जाएंगे। और फिर उनको हम क्या करेंगे, किसी भी शार्प टूल को यूज करके कट करके उनको अलग निकाल लेंगे, और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इल्यूजन। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट थी हमने वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से हमने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाली। ये क्या है, हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालने के बाद हमें क्या करना होता है, जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें चाहिए होता है एक वेक्टर। ये वेक्टर है, इस वेक्टर में हमें क्या करते हैं, हम इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपनी डालते हैं, और ये वेक्टर किस काम आता है, ये वेक्टर जो होगा हमारा क्या बनेगा, कैरियर। कैरियर बनेगा, और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी एक तो हमारा इसका क्या काम होता है, कॉपी नंबर, कॉपिंग करना। जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी हमें बहुत सारी कॉपीज बनानी है, तो फिर उसकी हमें कॉपी कराने के लिए भी एक वेक्टर चाहिए, और एज ए कैरियर भी हमें क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि हमारा क्लोनिंग वेक्टर किस तरीके का होना चाहिए, उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, प्लाज्मिड, तो हमारे कौन कौन से वेक्टर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं अपनी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए, कि हमें किस तरीके का वेक्टर चाहिए, उसकी ओराई हमने पढ़ा था कि उसके पास ओराई भी होनी चाहिए। तो फिर हम बेसिकली मेनली कौन से यूज करते हैं, प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफाजेस। प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफाजेस हम यूज करते हैं अपनी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में। तो हमारे जो वेक्टर्स होते हैं जैसे कि प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाजेस, इनके पास क्या एबिलिटी होती है, ये अपने ही ये जो बैक्टीरिया है इसके पास अपना एक जेनेटिक मटेरियल होगा, इसमें क्या क्रोमोसोम में इसका डीएनए होगा, इनके पास एक और डीएनए होता है, ये क्या होता है, प्लाज्मिड। ये है बैक्टीरिया में प्लाज्मिड्स होती हैं। तो ये क्या करेंगे, ये जो डीएनए होता है इनके पास अपना एक अलग डीएनए होता है, ये क्या है, सर्कुलर डीएनए होता है। एक डीएनए इनके पास है इनके क्रोमोसोम में, और एक डीएनए इनके पास अलग है जो कि है प्लाज्मिड, और ये क्या है, एक सर्कुलर डीएनए। तो इनके पास क्या एबिलिटी है प्लाज्मिड के पास कि ये अपनी ही बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं बिना अपने क्रोमोसोमल डीएनए को यूज करे। क्रोमोसोमल डीएनए में रेप्लिकेशन हो या फिर ना हो, पर ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर ये जो प्लाज्मिड है, बैक्टीरिया की ये जो प्लाज्मिड है इसके पास क्या एबिलिटी है कि अपनी ही बहुत सारी कॉपीज बना सकती है। तो इसी एबिलिटी को हम किस में यूज करते हैं, अपनी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में यूज करेंगे, क्योंकि इनके पास अपनी सेल्फ रेप्लिकेशन एबिलिटी है। इसके लिए हम क्या इनकी प्लाज्मिड्स को यूज करते हैं। एंड सेम काम क्या करता है बैक्टीरियोफाज, जब हमारा कोई भी बैक्टीरियोफाज अपना वायरल डीएनए या फिर आरएनए किसी भी होस्ट में डाल देता है तो क्या करता है, वो भी अपनी जो उसकी डीएनए होता है वायरल डीएनए, वो भी अपनी कॉपीज बनाता है ऐसे ही सेम। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वायरल डीएनए को, वायरल ये जो होते हैं बैक्टीरियोफाजेस, इनको भी यूज करते हैं, क्योंकि इनके पास भी क्या है, हाई नंबर ऑफ कॉपी, मतलब कि ज्यादा कॉपी नंबर बना सकते हैं अपने डीएनए का। तो हम क्या करते हैं, इनका ये जो डीएनए इसमें अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं। इनकी जो इन्फेक्शियस डीएनए, हम वायरस के डीएनए को यूज करते हैं। वायरस के डीएनए को हम कुछ इस तरीके से यूज करते हैं, इनके पास जो इन्फेक्टिशियस जीन है उसको हम निकाल देंगे। उस जीन को हम निकालने के बाद जो हमारे डिजायरेबल जीन है उसको डाल के, क्योंकि ये बहुत सारी कॉपीज कर सकते हैं, इनके पास ये वाली सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी है, तो हम क्या करेंगे, वायरल डीएनए को अपने वेलफेयर के लिए यूज करेंगे। क्या करेंगे, इसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे और इनकी इन्फेक्टिशियस जीन जो है उसको बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं, आज के टाइम में हम यूज कर रहे हैं प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज। तो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज के पास क्या है, अपनी सेल्फ रेप्लिकेशन पावर है, और बैक्टीरियोफाजेस जो होते हैं, बैक्टीरियोफाजेस के पास ये एबिलिटी है। तो हमारे पास ये जो वायरल डीएनए है इसमें हम क्या करेंगे, इनकी जो इन्फेक्टिशियस डिसीज है, जीन है जो डिसीज क्रिएट करेगी, वो उस जीन को हम रिमूव कर देंगे इनके डीएनए से, और इनके डीएनए में क्या डाल देंगे, अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट। और जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने के बाद क्या होगा, ये जो जितनी बार भी ये वायरल डीएनए अपनी कॉपी करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी करेगा, उतनी ही बार हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कॉपी करेगी, और हमें अपनी हाई नंबर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएंगे इसकी वजह से। तो इसीलिए जो बैक्टीरियोफाजेस होते हैं उनकी कॉपी नंबर जो है, पर सेल कॉपी नंबर, मतलब कि उनकी रेप्लिकेशन की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा रेप्लिकेट कर सकते हैं। हमारे पास कुछ प्लाज्मिड्स ऐसी हैं, कुछ बैक्टीरिया की जो प्लाज्मिड है वो कुछ इस तरीके की होती है कि वो या तो खाली एक ही कॉपी करेंगे या फिर दो कॉपीज ही बनाएंगी। और कुछ प्लाज्मिड्स ऐसी होती हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो 15 या फिर 100, मतलब 100 से भी ऊपर की कॉपीज वो बना सकती हैं। तो हमें किस तरीके की प्लाज्मिड चाहिए, हमें कुछ इस तरीके का अपना क्लोनिंग वेक्टर चाहिए जिसकी जो कॉपी नंबर है वो हाई हो, और ज़्यादा कॉपी नंबर होने की वजह से क्या होगा, जितनी उनकी कॉपी नंबर हाई होगी हम उनके अंदर अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे, और जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारी जितनी ज़्यादा बनेंगी हमें उतनी ही ज़्यादा फायदा ये होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारी कॉपी नंबर है
जिन भी प्लाज्मिड में कॉपी नंबर ज़्यादा होगा उन्हीं प्लाज्मिड्स को हम अपनी टेक्निक में यूज़ करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें ऐसी प्लाज्मिड चाहिए जिनके पास क्या है, हाई कॉपी नंबर पर सेल, मतलब कि वो अपनी जो रेप्लिकेशन कर रही है पर सेल, एक ही सेल में वो बहुत सारी कॉपीज बना सके, जिससे कि क्या होगा, हमने इन वेक्टर इसमें क्या डाला है, इसके वेक्टर में, इस प्लाज्मिड में हमने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट डाली है, और जितनी बार हमारी ये प्लाज्मिड अपने आप को रेप्लिकेट करेगी, जितनी कॉपीज बनाएगी उतनी ही कॉपीज किसकी बन जाएंगी, हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट की। इसलिए हमें क्या चाहिए, ऐसी प्लाज्मिड चाहिए, ऐसा वेक्टर चाहिए, प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफाज, ऐसा होना चाहिए हमारा वेक्टर जिसका कॉपी नंबर हो वो हाई हो। तो हमारी कॉपी नंबर हाई होने के साथ साथ हमारा जो वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं, आज के टाइम में वो कुछ इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि उनके पास जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनएज है, जो हमने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनएज बनाए हैं अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के, ये हमारे पास हो गया एक वेक्टर जिसमें हमने क्या डाली अपनी, इसमें हमने डाल दी अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट, या फिर डिजायरेबल जीन। तो डिजायरेबल जीन को डालने की वजह से क्या हुआ, इसकी जो जीन सीक्वेंस था उसमें चेंज आया, जीन सीक्वेंस के चेंज आने की वजह से इसमें क्या बने, नए कॉम्बिनेशंस बने। तो फिर ये क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट। तो ये तो हो गया जो हमारे, जिसके पास हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट होस्ट। इसको हम फाइनली एक होस्ट के अंदर डाल देंगे, इस वाली प्लाज्मिड को। और कुछ ऐसे होंगे, कुछ वेक्टर्स ऐसे भी तो होंगे जिसमें हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हमने वो डाली है, पर क्या पता वो एक्सेप्ट ना करे, तो फिर ये क्या होंगे, ये होंगे हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये होंगे हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। तो वेक्टर ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे पता कर पाए कि जो हमारे जो वेक्टर्स हैं उन्होंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सेप्ट करा या फिर नहीं, और जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट ली है, जो हमने डाली है, वो एक्सेप्ट हो पाई या नहीं। तो वेक्टर्स में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं, जो हमने रिकॉम्बिनेंट्स बनाए हैं, वो रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को हमारे डिफर कर पाए, बता पाए कि ये जो रिकॉम्बिनेंट है कि ये वाला रिकॉम्बिनेंट है या फिर नहीं, इसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है या फिर नहीं। और अगर है तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको आगे हमारी ग्रोथ हो पाए और इसकी कॉपी नंबर्स हो पाए, और ये वाला जो होगा ये किल कर देगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, तो हमारा वेक्टर जो होना चाहिए वो हाई कॉपी नंबर तो सपोर्ट करे ही, और उसके पास क्या एबिलिटी होनी चाहिए, जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं, रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को वो डिफर कर पाए, अलग कर पाए, और ये बता पाए कि हमारी जो वेक्टर्स हैं किसके पास वो वेक्टर में हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है और किस में नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे वेक्टर है उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए जिसकी वजह से हम किसी भी वेक्टर को सेलेक्ट करें और अपनी फर्दर टेक्निक में यूज करें। तो सबसे पहले हमारे वेक्टर के पास क्या होनी चाहिए, ऑराई क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब जिस भी, ये हमारा वेक्टर है और इस वेक्टर के पास अगर ऑराई है, अगर इस वेक्टर के पास ऑराई है तभी ये वेक्टर क्या कर पाएगा, अपनी कॉपीज बना पाएगा, क्योंकि ये क्या कर रही है, रेप्लिकेशन, मतलब कि कॉपी, रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिकेट कर पा रही है, कॉपी कर पा रही है। तो इसकी वजह से अगर हमारे वेक्टर के पास ऑराई है तो फिर ये क्या कर पाएगी, अपनी कॉपीज बना पाएगी। और कॉपीज हमें कैसी चाहिए, हमें चाहिए हाई नंबर ऑफ कॉपीज, मतलब कि ऐसा वेक्टर चाहिए जिसकी ऑराई जो है वो ज्यादा नंबर ऑफ कॉपीज को सपोर्ट करे। इट स्टार्ट्स रेप्लिकेशन, ये क्या करती है, जो हमारे वेक्टर है उसको रेप्लिकेशन के लिए सपोर्ट करती है, मतलब कॉपी करने में हेल्प करती है। और क्या करती है ये, क्योंकि ये कॉपी कर पा रहे हैं तो इसकी वजह से हमारी जो हमारे पास जो वेक्टर है
उसके पास क्या है, एक और आए है, ये है और आए, और हमने इसमें क्या डाली अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये हमने डाल दी अपनी डिजायरेबल जीन। इस डिजायरेबल जीन को हमने जब अपने वेक्टर में डाला, इसके पास क्या है और आए, तो फिर ये क्या होगा, जो हमारी और आए है वो क्या करेगी, हमारी वेक्टर में कॉपी करना इनिशिएट करेगी। इनिशिएट जब ये करेगी तो इसकी कॉपीज बनेंगी। तो जैसे जैसे ये इसके डीएनए, वेक्टर डीएनए जो है ये वाला, इसमें रेप्लिकेशन होगी, तो उसके साथ जो हमारा हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाली है उसकी भी क्या बनेंगी, कॉपीज बनेंगी। तो फिर ये और आए जो है, ये हमारा जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट अपनी वेक्टर में डाला है, इसको भी सपोर्ट करता है कि जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ये जो हमारे प्लाज्मिड या फिर प्लाज्मिड बैक्टीरियोफेज या किसी भी वेक्टर का जो डीएनए होगा उसके साथ साथ जो हमने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट डाली है उसकी भी कॉपीज हो। ऐसा तो नहीं होगा कि खाली ये इतनी ही रेप्लिकेट करेगी और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपनी जो हमारे वेक्टर है उसके अंदर हमने जो जीन डाली है उसकी भी क्या हो जाएंगी, कॉपीज बनेंगी। और हमें क्या चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए। तो हमें ऐसा वेक्टर लेना होता है जिसकी ओराई जो है वो ज्यादा नंबर ऑफ रेप्लिकेशन को सपोर्ट करे। तो हमारे वेक्टर में क्या होना चाहिए, ऐसी ओराई होनी चाहिए, ओराई जो है वो हाई नंबर ऑफ रेप्लिकेशन को सपोर्ट करे। दैट सपोर्ट्स हाई नंबर ऑफ रेप्लिकेशन। तो हमारी ओराई कैसी होगी, जो भी हमारा वेक्टर डीएनए है वो ज्यादा से ज्यादा कॉपी कर पाए। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, जो प्लाज्मिड्स होती हैं जिनका हमने देखा था कि 15 to 100 नंबर तक भी उनकी कॉपीज हो पा रही थी। एक ही सेल में इतनी सारी कॉपीज होंगी। तो ये जो सेल है आगे फर्दर भी अपनी सेल की भी रेप्लिकेशन होगी, सेल में भी रेप्लिकेशन होगी और फिर इनमें भी बहुत सारी कॉपीज बनेंगी। तो फिर इतनी सारी कॉपीज बनेंगी तो हमें क्या मिलेगी, अपनी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी ज्यादा ही नंबर में मिलेगी। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, ऐसी ओराई चाहिए जिसकी हमारी रेप्लिकेशन हाई हो। तो नेक्स्ट हमारा जो वेक्टर के पास होना चाहिए फीचर, वो होना चाहिए सेलेक्टेबल मार्कर्स। सेलेक्टेबल मार्कर्स नाम से ही पता चल रहा है, जो हमारे किसी भी, हमें क्या सेलेक्ट करना है यहाँ पे, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर और नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या है, जो कि एक रिकॉम्बिनेंट या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब जिसमें हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो है उस वेक्टर में या फिर उस वेक्टर में वो जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इसको हमारे सिलेक्ट करने में हेल्प करेंगे। तो ये सिलेक्टेबल मार्कर्स हम अपनी जो वेक्टर होते हैं इनमें इंसर्ट करते हैं अपने मतलब कि हमारे जो भी इंजीनियर्स होते हैं या फिर साइंटिस्ट जो भी होते हैं, इन वेक्टर्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं, इनमें हम सेलेक्टेबल मार्कर्स ऐड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ऐड की हुई है ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो ये क्या करेंगे, सेलेक्टेबल मार्कर्स हमारे जो भी हमारे रेजिस्टेंट जीन का हम सॉल्यूशन डालेंगे, हम इनमें से क्या करने वाले हैं, तो हमारे वेक्टर के पास जो नेक्स्ट फीचर होना चाहिए वो होना चाहिए सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर का काम क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर जो हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनएस है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स जो है और जो हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स हैं उनको दोनों में, मतलब कि ये हमारा हो गया रिकॉम्बिनेंट और ये हो गया हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट, इनको हमने होस्ट में डाल दिया। हमें नहीं पता कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो ये हमारे सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या करते हैं, ये जो हमारे वेक्टर्स हैं हम इनमें कुछ ऐसी रेजिस्टेंट जीन्स डालते हैं जो कि क्या करती हैं, ये काम करती हैं बताने में कि जो हमारे सेलेक्टिव, जो हमारे ये हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनएस है और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनएस है, इनको डिफर करती है, मतलब अलग अलग करने में इन्हें हेल्प करती है, ताकि जो हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनएस है उनकी भी ही आगे कॉपी हो और हमें ऐसा
एक होस्ट हमें ये मिल गया, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है और इसमें नहीं, क्योंकि हमें तो जीन जो है वो बहुत छोटी है, तो हमें ऐसे पता भी नहीं चल पाएगा कि हमारी जो होस्ट है उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही गया है या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है। तो इसको हम पता करने के लिए किन का यूज करेंगे, हमारे जो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं। ये सेलेक्टेबल मार्कर्स हम अपने इंसर्ट करते हैं एज, ये जो हम रेजिस्टेंस जीन डालते हैं और ये रेजिस्टेंस जीन से क्या काम करेंगे, सेलेक्टेबल मार्कर का। ये क्या करेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उनको किल कर देंगी, वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे और उनकी फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और जो हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनएज है, रिकॉम्बिनेंट डीएनएज की आगे फर्दर कॉपी होगी और उनकी ग्रोथ होगी और उनकी कॉपीज होगी। तो हमारे सेलेक्टेबल मार्कर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोएम्फिफिनॉल, कानामाइसिन। तो ये इनकी जो हम क्या करते हैं कि इनकी रेजिस्टेंट जीन जो है अपने वेक्टर में डालते हैं और वेक्टर में डालने की वजह से क्या होता है, इनको वेक्टर में डालने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है हम इन पे ही, ये जो हमारे हैं, या तो हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे डालेंगे अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट, या फिर किस पे डालेंगे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट पे। तो इसमें क्या होगा, ये जो इसकी रेजिस्टेंस होती है हमने डाली टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे डाली, जब हमने यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट अपनी इंसर्ट कर दी, यहाँ पे हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे, तो इसकी जीन ऑफ इंटरेस्ट में हमने क्या किया, टेट्रासाइक्लिन की जो हमारी वो थी रेजिस्टेंट जीन थी, हमें वो पहले रिमूव करनी होगी। तो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट जीन जो थी हमने वो रिमूव कर दी यहाँ पे। तो इसके पास जो रेजिस्टेंसी थी, मतलब कि हम जब भी उसको टेट्रासाइक्लिन से हम पहले, जब तक इसके पास टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट जीन थी, तो हम जब भी उसको टेट्रासाइक्लिन से के सॉल्यूशन में डालते या फिर उससे रिएक्ट कराते, तो फिर क्या करती, क्योंकि उसके पास रेजिस्टेंट जीन है, रेजिस्टेंट जीन का होने का मतलब क्या है कि वो जो हमारी टेट्रासाइक्लिन है वो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी, और इफेक्ट ना डालेगी तो फिर इसकी ग्रोथ जो है वो होती रहेगी। ये जो हमारा प्लाज्मिड है, ये हमारा प्लाज्मिड ग्रो करता रहेगा। पर अगर इसके पास टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट जीन नहीं है और हमने इसमें टेट्रासाइक्लिन को सॉल्यूशन में इसको डाल दिया या फिर रिएक्ट करा दिया, तो फिर ये क्या होगा, क्योंकि इसके पास थोड़ा सा पीछे, तो हमारे पास जो ये वेक्टर है इसमें टेट्रासाइक्लिन की जीन अगर नहीं होगी, रेजिस्टेंट जीन हम हटा देंगे, तो फिर क्या होगा, जब भी हम इसको टेट्रासाइक्लिन से रिएक्ट कराएंगे या सॉल्यूशन में डालेंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगी, ये किल हो जाएगी, मतलब कि ये इसकी फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इससे हमारा क्या होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट हम डालेंगे इसमें, तो फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने की वजह से ये खराब हो जाएगी टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट जीन, और ये क्या बन जाएगी, टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव जीन बन जाएगी। सेंसिटिव जीन हो जाएगी तो फिर इसका क्या होगा, ये वाली जो हमारा वेक्टर है PBr322, ये जो हमारा वेक्टर है ये क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो जाएगा, और जब भी हम इसको टेट्रासाइक्लिन के सॉल्यूशन से रिएक्ट कराएंगे तो फिर ये क्या होगा, इसकी फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसमें भी डाली है, हमने किस में डाली थी, हमने जिसमें भी डाली थी वो क्या करेंगे, वो फर्दर ग्रो नहीं कर पाएंगे टेट्रासाइक्लिन के सॉल्यूशन में। इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि जिन भी टेट्रासाइक्लिन में सेंसिटिव जीन है, जिन भी वेक्टर में टेट्रासाइक्लिन की जो जीन थी वो हमने किल करी या फिर रिमूव करी, रिमूव करने के बाद अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट डाली, और जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने की वजह से क्या हुआ, वो टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो गई। सेंसिटिव होने की वजह से उसमें क्या हुआ, ग्रोथ नहीं हो पाई, और ग्रोथ ना हो पाने की वजह से हमें यह पता चल जाएगा कि जिन भी वेक्टर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जिन भी डीएनएज में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उनमें ही हमारी क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो इसकी वजह से हमें क्या पता चल जाएगा, जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे अब यहाँ पे एम्पिसिलिन है, एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंट जीन है, और यहाँ पे क्या हमने ये जो साइट थी टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट जीन की जो साइट थी, इसको हमने टेट्रासाइक्लिन जो है रिमूव करी, और टेट्रासाइक्लिन रिमूव करके क्या डाल दी, अपनी डिजायरेबल जीन। और डिजायरेबल जीन डालने की वजह से क्या हुआ, ये टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो गई।
और टेट्रासाइक्लिन से हम इसको हम टेट्रासाइक्लिन के सॉल्यूशन में डालेंगे, ये हमने डाला टेट्रासाइक्लिन का सॉल्यूशन। टेट्रासाइक्लिन के सॉल्यूशन में डालने की वजह से क्या होगी, इसकी फर्दर कॉपी नहीं हो पाएगी। और हम जो हमारे पास जिनमें हमने जीन अपनी नहीं डाली है, जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं डाली है, मतलब कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स जो हैं जिनके पास नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो क्या करेंगे, वो तो ग्रो कर जाएंगे, वो उनकी तो बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी, पर जिनके पास हमारी क्या है, डिजायरेबल जीन है, उनके पास टेट्रासाइक्लिन नहीं है, तो फिर क्या होगी, उनकी फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इससे हमें क्या मिल जाएगा अपना, कि हमारे जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो हमें मिल जाएंगे, हमारे जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं और वो नॉन रिकॉम्बिनेंट जो है वो दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट फीचर जो है, लास्ट फीचर हमारे पास हमारा वेक्टर के पास होना चाहिए क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स मतलब कि ये हमारा वेक्टर है, या इसे में ही देख लेते हैं। ये जो हमारा वेक्टर है इसके पास बहुत सारी क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। हमारी जो वेक्टर है उसके पास काफ़ी सारी क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, पर वो जो क्लोनिंग साइट्स हैं, ये जो क्लोनिंग साइट्स हैं ये खाली एक क्लोनिंग साइट, एक एंजाइम के लिए खाली एक ही क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। तो हमारा लास्ट फीचर जो होगा वेक्टर के लिए वो क्या होगा, हमारी क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स हमारी जहाँ पे भी हम अपनी जो हमारी क्लोनिंग साइट्स हैं, हमारे जो वेक्टर है उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, पर फॉर ए सिंगल एंजाइम, किसी एक एंजाइम के लिए खाली एक ही साइट होनी चाहिए। ये जो हमारा वेक्टर है उसके पास वैसे बहुत सारी साइट्स होनी चाहिए, रिकॉग्निशन साइट बहुत सारी होनी चाहिए, पर जो हमारे कोई भी एक एंजाइम है उसके लिए क्या होनी चाहिए, एक ही साइट होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो EcoR1 है ये क्या है, हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खाली ये एक यहीं पे ही साइट होनी चाहिए। ये जब भी एक्ट करे, ये जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये जब भी एक्ट करे ये इसी जगह पे एक्ट करे, मतलब कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो मिले इसको। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, अपने पैलिंड्रोमिक जो उसको सीक्वेंस होता है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे क्या करता है, कट लगा देता है। अगर ये इसकी EcoR1 की और भी साइट्स होंगी, यहाँ पे भी EcoR1 हो, ये हमारा वेक्टर है, यहाँ भी EcoR1 है, यहाँ भी EcoR1 है, और यहाँ पे भी EcoR1 की साइट है। ये हमारे वेक्टर पे कितनी 3 साइट्स हो गई। इन 3 साइट्स के होने की वजह से क्या होगा, जब भी हम इसको रिएक्ट करवाएंगे, इसके ऊपर एक्शन कराएंगे EcoR1 का, ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, इसको अलग अलग पार्ट में इतने सारे फ्रेगमेंट्स बना देगा और इनको हमें हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाएगा। हमारे जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें हमें इतने सारे फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे डीएनए के, हम उनको डिफर ही नहीं कर पाएंगे कि जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कहाँ पे है। तो फिर ऐसे होना चाहिए, जो हमारे वेक्टर है, हमारे वेक्टर के पास एक एंजाइम के लिए खाली एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, खाली एक ही ऐसी साइट होनी चाहिए जहाँ पे वो एक्ट करे, जिससे कि क्या हो, हमारे जो आगे फर्दर वर्क है उसमें हमें इजीली हमारा काम हो पाए। अगर ये EcoR1 अगर यहाँ पे भी कट लगा देगा, यहाँ पे भी इसने कट लगा दिया, यहाँ पे भी इसने कट लगा दिया, और यहाँ पे भी इसने कट लगा दिया, इतने सारे कट्स की वजह से हमें क्या मिलेंगे, अलग अलग फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। अलग अलग फ्रेगमेंट्स मिलने की वजह से क्या होगा, अलग अलग जगह पे एक्शन होने की वजह से हमारे जो काम करने में हमें दिक्कत आएगी, और हमें फ्रेगमेंट्स क्या पता हमें जीन मिल ही ना पाए, जो हमारे डिजायरेबल जीन है वो हमें मिल ही ना पाए। तो इसलिए क्या होना चाहिए, जो हमारा वेक्टर है उसके पास बहुत सारे एंजाइम्स की रिकॉग्निशन साइट तो हो, रिकॉग्निशन साइट्स हो तो बहुत सारी, पर वो क्या हो, अलग अलग एंजाइम के लिए हो। जितनी भी
रिकॉग्निशन साइट है, जैसे ये एक एंजाइम है, ये भी एंजाइम है, ये सारे क्या है, ये सारे एंजाइम्स, इतने सारे एंजाइम्स हैं जो कि इस पे हम क्या कर सकते हैं, एक्ट करा सकते हैं, इनको बाइंड करके अपने जो भी हमें एंजाइम को वर्क कराना है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है कटिंग करेगा, लाइगेज एंजाइम जोड़ने का काम करेगा, या फिर कोई भी एंजाइम है उसको हम एक्शन कराने के लिए बहुत सारी साइट्स तो हो, पर किसी भी एक एंजाइम के लिए खाली एक ही साइट हो। सिंगल साइट फॉर सिंगल एंजाइम। तो हमारे वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, हमारे वेक्टर के पास जो भी हम वेक्टर लें अपनी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, जो भी हम वेक्टर लेंगे अपनी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, वो कैसा होना चाहिए, उसके पास सबसे पहले होनी चाहिए एक ओराई, ओराई होनी चाहिए। ओराई क्या करेगी, रेप्लिकेशन में हेल्प, और हमें ओराई कैसी चाहिए, हमें ओराई ऐसी चाहिए जिसका कि रेप्लिकेशन नंबर क्या हो, हाई रेप्लिकेशन नंबर हो, जिससे कि क्या हो पाए, हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके हम बहुत सारी कॉपीज बना पाए, ऐसी हमें ओराई चाहिए। फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर्स, सिलेक्टेबल मार्कर्स सिलेक्टेबल मार्कर्स किस लिए चाहिए, जिससे कि हम क्या कर पाए, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जब हम उन्हें होस्ट में डाल दें या फिर होस्ट में डालें, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हम डाल रहे हैं वो इस वाले डीएनए में, डीएनए 1 डीएनए 2, इनमें से कोई हमें नहीं पता कि हमारे कौन सा सिलेक्टेबल मार्कर्स हमें किस लिए चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर्स हमें चाहिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स जो हैं, रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में सेलेक्ट करने के लिए हमें ये पता चल जाए कि ये वाला रिकॉम्बिनेंट है और ये वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ताकि हम आगे जो हमारे फर्दर टेक्निक हम जो करने वाले हैं, अपना प्रोसेस करने वाले हैं, उसमें हम क्या करें, अपनी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उनके ही साथ प्रोसेस करें, और हमारे जो आगे प्रोडक्ट बनने वाला है उसमें हमारे ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम अगर फर्दर कॉपीज कराएंगे तो इनका तो हमारा कुछ यूज ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें चाहिए, उनके लिए किसका यूज करते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स का। और सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, ये जो हमारे रेजिस्टेंट जीन है, हम अपने वेक्टर में क्या डालते हैं, रेजिस्टेंट जीन्स डालते हैं, ताकि हम उनको यूज कर पाए अपने रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को डिफर करने के लिए, कि जो हमारा होस्ट है उसमें हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है या फिर नहीं, दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमें क्या यूज करने पड़ेंगे, रेजिस्टेंट जीन्स, और रेजिस्टेंट जीन्स यहाँ पे किस कवर कर रहे हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स का। और हम इनको डिफर कैसे करते हैं ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और हमें लास्ट क्या चाहिए, लास्ट हमें चाहिए रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन साइट्स चाहिए अपने एंजाइम्स के लिए। रिकॉग्निशन साइट्स ऐसी होनी चाहिए जो कि अलग अलग एंजाइम्स के लिए हो, अलग अलग एंजाइम्स के लिए, बहुत ही सारे एंजाइम्स के लिए हो, बहुत सारे एंजाइम्स को वर्क करने में परमिट करे, बहुत सारे एंजाइम्स के लिए हो, पर एक एंजाइम जो अलग अलग एंजाइम की खाली एक ही रिकॉग्निशन साइट हो, मतलब कि जो हमारा एंजाइम है वो किसी एक ही जगह पे वर्क करे।
किसी और जगह पे वो पूरे फिर वेक्टर में वर्क ना करे, उसकी एक ही पर्टिकुलर साइट हो कि ये जो E को R1 है वो इसी पर्टिकुलर साइट पर वर्क करेगा। और ये जो BAMH1 है, BAMH1 ये वाला जो एंजाइम है ये खाली टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे जो जीन लगी हुई है इसके पास ही वर्क करेगा। PUV फर्स्ट, ये वाला जो एंजाइम है ये कहाँ पे वर्क करेगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के पास ही वर्क करे। तो हमारी रिकॉग्निशन साइट ऐसी होनी चाहिए जो कि ज़्यादा नंबर जो है हमारे एंजाइम्स को वर्क करने में हेल्प कर सके, प्रोवाइड कराए रिकॉग्निशन साइट अलग अलग, पर जो हमारे एंजाइम है खाली एक एंजाइम को एक ही साइट मिले वर्क करने के लिए, एक से ज़्यादा ना मिले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।